हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे शाह आलम द्वितीय जो कि उत्तर मुगल काल के अगले शासक बनते हैं, जिनका कालक्रम 1759 से लेकर 1806 AD तक है। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था और इन्होंने शाह आलम की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध होता है पानीपत का, तीसरा युद्ध 1761 में। और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ते लेकिन सपोर्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसमें एक ओर से तो ब्रिटिश रहते हैं, दूसरी ओर से गठबंधन रहता है। अगर इस गठबंधन के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो इस गठबंधन में मीर कासिम होते हैं जो कि बंगाल के नवाब थे, मीर कासिम। इसके बाद अगर बात किया जाए तो सुजाउद्दौला होते हैं, सुजाउद्दौला जो कि अवध के होते हैं नवाब। और एक होते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं और इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय की क्या हो जाती है, हार, यानी कि ब्रिटिश जीत जाता है और गठबंधन हार जाता है। इसी के बीच में क्या होता है कि 1765 में, ठीक है, 1765 में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि करते हैं, ठीक है। और ये संधि कब होता है, तो यह संधि 1765 में किया जाता है। और इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश को, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि जो ब्रिटिश है, ठीक है, ये ब्रिटिश इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए, ठीक है। दीवानी अधिकार ब्रिटिश को मिल गया, ठीक है। किनको मिल गया, ब्रिटिश को मिल गया। और 1803 में ही क्या होता है कि 1803 में शाह आलम द्वितीय के काल में ही, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, 1803 में ही ब्रिटिशों ने क्या करता है, 1803 में ब्रिटिशों ने दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, इस पे दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं। किनके काल में, तो शाह आलम द्वितीय के काल में, शाह आलम द्वितीय के काल में। तो शाह आलम द्वितीय के काल में ब्रिटिश दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और फिर शाह आलम द्वितीय 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अब कैसे भारत पूरे तरीके से ब्रिटिशों के हाथ में जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग अगले शासक के बारे में जानते हैं। तो बात करें अगले शासक जिनका नाम है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और इनका कालक्रम 1806 से 1837 AD है। इनके बारे में कहा जाए तो ये उत्तराधिकारी एवं पुत्र थे, उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय के थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के ये उत्तराधिकारी थे। साथ ही इनके बारे में कहा जाए तो ब्रिटिशों के द्वारा मुगल सिक्कों का प्रचलन किया गया था, मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद किया गया था, यानी कि अकबर द्वितीय के काल में ही जो मुगल सिक्का चल रहा था ब्रिटिशों ने पूरे तरीके से बंद कर दिया। और अकबर द्वितीय के काल में अब जितने भी, ठीक है, अब नवाब बनेंगे सब क्या बनेंगे, पेंशनर बनेंगे, यानी पेंशन पे उनका जीवन यापन होगा। इसके बाद अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि ली थी, राजा की उपाधि ग्रहण किया था। और ये अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, अपनी
पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन में भेजा था। कौन? अकबर द्वितीय। तो कह सकते हैं कि अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और इनके शासनकाल में मुगलों की प्रतिष्ठा एवं संपन्नता में भारी गिरावट आ जाती है। और 1835 में ये कब हुआ था? तो 1835 में इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है कि मुगल सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और अकबर द्वितीय जो होते हैं अब ब्रिटिशों के पेंशनर शासक बन के रह जाते हैं। और इन्होंने राजा राम मोहन राय को, ठीक है, किनको? राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा की उपाधि दी थी। किनको? राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। और साथ ही 1829 में, कब? 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा? ब्रिटेन भेजा। क्यों भेजा? ताकि वो अपनी पेंशन को बढ़ा सके, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है कि राजा राम मोहन राय का 1833 में, ठीक है, ब्रिटेन में ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि 1837 तक आते आते, ठीक है, यानी कि 1837 तक आते आते इसमें क्या होगा? 1837 तक आते आते जो मुगल बादशाह यानी अकबर द्वितीय, ठीक है, तो 1837 तक आते आते अब जो बादशाह है इनकी बादशाहत यानी केवल बादशाह की बादशाहत, ठीक है, यानी कि उनका शासन अब लाल किले तक सिमट के रह जाता है। लाल किले तक ही सिमट कर रह जाता है, ठीक है। इसके बाद अकबर द्वितीय की अगर मृत्यु का बात कहा जाए कि अकबर द्वितीय, ठीक है, ये थे, तो अकबर द्वितीय की अगर मृत्यु कहा जाए तो इनकी मृत्यु 1837 में ही हो जाती है, ठीक है। तो ये अकबर द्वितीय का शासनकाल के क्रम में कुछ घटना है। इसके बाद अगले शासक बनते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो अगर हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल 1837 से लेके 1857 AD है, ठीक है। अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। क्या है? अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह हैं, ठीक है। और ये भी क्या है? पेंशनर शासक ही हैं, पेंशनर शासक है। और 1848 में इनको लाल किला छोड़ना पड़ता है, यानी ब्रिटिश इन्हें लाल किला से भी क्या करते हैं? भगा देते हैं। लाल किला छोड़ना पड़ा। और इन्हें उर्दू भाषा में, ठीक है, उर्दू भाषा में ये शेरो शायरी करते थे और ये जफ़र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये मिर्ज़ा गालिब एक शायर हैं, उनके ये समकालीन थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति में भी इन्होंने भाग लिया था, यानी कह सकते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय जो हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे सवाल भी आ चुके हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल से हम लोग जानते हैं। हम लोग बात करें तो बहादुर शाह जफर जो होते हैं तो मुगल वंश के अंतिम शासक थे और ये भी ब्रिटिशों के पेंशनर ही थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी, ठीक है, यानी कि एक जनरल डलहौजी थे ब्रिटिश गवर्नर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी, ठीक है, जनरल डलहौजी ये क्या करते हैं कि 1848 में, कब? 1848 में
बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को क्या करते हैं कि 1848 में इन्हें लाल किला छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। और इसलिए ये बहादुर शाह द्वितीय जो है कुछ समय कुतुब मीनार के परिसर में बिताया, ठीक है, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय कुछ समय कुतुब मीनार के परिसर में बिताते हैं, कुतुब मीनार के परिसर में बिताते हैं, ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में बिताते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह जो रहते हैं तो इन्हें उर्दू भाषा में जफ़र के नाम से शेरो शायरी ये लिखते थे। उर्दू भाषा में क्या करते थे, शेरो शायरी लिखते थे, शेरो शायरी, ठीक है, किस नाम से, तो जफ़र के नाम से। और ये महान उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब के समकालीन थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र ने भाग भी लिया था, ठीक है, और ये दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये कहाँ से कर रहे थे, तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और हडसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी आता है, हडसन अधिकारी जो ब्रिटिश होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ब्रिटिश। और यही क्या करता है कि दिल्ली से जो विद्रोह हो रहा था उसे वो दबाता है 1857 की क्रांति को। और इस विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह जफर को, ठीक है, किनको, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, यानी कि इन्हें रंगून भेज दिया जाता है कि अब आप दिल्ली में नहीं रह सकते, जो कि वर्मा में है, ठीक है। अब यहाँ पे कि विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। और 1862 में ही रंगून में ही, ठीक है, रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और बहादुर शाह जफर की मंजार पे आप जाइएगा जो दिल्ली में है, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध शेर भी लिखा हुआ है बहादुर शाह जफर के लिए कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं ए यार में, ठीक है। यानी ऐसा बदनसीब ये राजा था जिसे अपनी ही सरजमी पे इन्हें मरने के बाद भी शरण नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमने एक एक सारे उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि मुगल के पतन के आखिर कारण क्या थे। हम लोग मुगलों के पतन के कारण के बारे में बात करें तो इसमें आज भी इतिहासकारों में मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है।